केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव बताया था और वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को बताने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आर्हेनियस का इक्वेशन बताया था। वह मैंने आपको यह बताया कि ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन था K इक्वल A e का पावर माइनस ए बाई आर टी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने दोनों पक्षों का लॉगरिथम लिया था, तो आया था log K इक्वल log A माइनस ए अपान 2.303 आर टी। तो टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है और वेग स्थिरांक बढ़ने के कारण अवक्रिया का दर भी बढ़ता है। और कितना बढ़ेगा इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने आर्हेनियस का इक्वेशन जाना था K इक्वल A e का पावर माइनस ए अपान आर टी। और इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमने दोनों पक्षों का लॉग ले लिया था और लॉग लेने पर यह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। लॉग के इक्वल लॉग ए माइनस का ए अपान 2.303 आर टी। के क्या था? वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट था। ए पूर्व चर घातांकी गुणांक या इसी का नाम आर्हेनियस गुणांक था या इसी को हमने आवृत्ति गुणांक कहा था। ए का हमने आपको क्या क्या नाम बताया था, दोबारा सुनिए। ए का नाम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी पूर्व चर घातांकी गुणांक, आर्हेनियस फैक्टर यानी आर्हेनियस गुणांक और फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी आवृत्ति गुणांक मैंने बताया था। ये माने सक्रिय ऊर्जा, आर गैस कांस्टेंट और टी परम ताप था। इसके बाद मैंने log 10 बेस के और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा था। तो ग्राफ खींचने पे एक सरल रेखा आया था log 10 बेस के और 1/t के बीच जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन आया और इस लाइन का स्लोप आया माइनस ई अपान 2.303 आर और इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड आया log 10 बेस ए आया। इसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल लगवाए थे। यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम लोग का टॉपिक होगा, अगर एक टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का मान दिया है और दूसरे टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का मान पूछेगा तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का मान K1 दिया और T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का मान पूछा तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा, इसी को जानने के लिए इसको पढ़ा जाए, विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के मध्य संबंध। विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के मध्य संबंध। विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के मध्य संबंध। तो चले निकाला चाहे भाई। सबसे पहले मैं आपको आर्हेनियस का इक्वेशन बताऊं। तो आर्हेनियस का इक्वेशन हमने जाना था, आर्हेनियस का इक्वेशन था log 10 बेस के इक्वल log 10 बेस ए माइनस ए अपान 2.303
आर टी। आरएनएस का इक्वेशन था log 10 बेस के इक्वल log 10 बेस ए माइनस ए अपान 2.303 आर टी, या आरएनएस का इक्वेशन होता है। और अगर हम लोग यह मान लें इफ एट टेम्परेचर T1, अगर यह मान लिया जाए कि टेम्परेचर T1 पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T2 पर वेलोसिटी कांस्टेंट K2 है, इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग संबंध निकाला जाएगा, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के मध्य संबंध निकालना है। तो हमने यह कहा कि T1 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K2 है, और विभिन्न टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। हमने आरएनएस का इक्वेशन यूज किया log 10 बेस के इक्वल log 10 बेस ए माइनस ए अपान 2.303 आर टी। तो पहले हम लोग निकाला जाए एट टेम्परेचर T1। पहले मैं आरएनएस का इक्वेशन लिखूंगा किस टेम्परेचर पर, तो T1 टेम्परेचर पे मैं लिखता हूं। तो चले भाई, T1 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 है, तो log 10 बेस K1 इक्वल log 10 बेस ए माइनस ए अपान 2.303 आर T1। T1 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 है, तो टेम्परेचर के जगह पे T1 लिखा और वेलोसिटी कांस्टेंट के जगह पर K1 लिखा, और इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा टेम्परेचर T1 पर, तो आरएनएस इक्वेशन में टेम्परेचर के जगह पे T1 लिखा और T1 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट के जगह पे K1 लिखा। एट टेम्परेचर T2, अब T2 टेम्परेचर की बात किया जाए तो T2 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K2 है, तो टेम्परेचर की जगह पे हमने T2 लिखा, वेलोसिटी कांस्टेंट के जगह पे K2 लिखा, तो यह T2 टेम्परेचर पे आरएनएस का इक्वेशन हो गया। अलग अलग टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हमने आरएनएस का इक्वेशन लिखा, फिर कहा कि T1 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K2 है, तो एक बार T1 टेम्परेचर पे आरएनएस का इक्वेशन लिखा और एक बार T2 टेम्परेचर पे आरएनएस का इक्वेशन लिखा। अब इन दोनों के बीच में संबंध निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो चले घटाया जाए। इक्वेशन 2 के बाएं पक्ष में है log 10 बेस K2, इक्वेशन 1 के बाएं पक्ष में है log 10 बेस K2, इक्वेशन 1 के बाएं पक्ष में है log 10 बेस K1। यहाँ देखिए log 10 बेस है, यहाँ भी log 10 बेस है, घटाने पे कट जाएगा, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, बाएं पक्ष में आएगा log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1, log 10 बेस A में से log 10 बेस A चला जाएगा, क्या बचेगा माइनस ए अपान 2.303 R2, और घटाने पे अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ए अपान 2.303 RT1।
अब यहाँ देखिए एक फार्मूला बना log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m बटे n। यहाँ एक फार्मूला बना log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m बटा n। यहाँ पे कुछ कॉमन ले लीजिए, a अपान 2.303 r कॉमन, बचेगा 1 बटे t1 माइनस 1 बटे t2 log 10 बेस k2 बटे k1 इक्वल a अपान 2.303 r। एलसीएम ले लीजिएगा, t2 माइनस t1 अपान t1 इंटू t2। यह रिलेशन हो गया विभिन्न ताप पर वेग स्थिरांकों के मध्य संबंध हो गया। T1 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 और T2 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K2 है। अगर किसी एक टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट दिया, दूसरे टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट पूछा, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करके निकालेंगे। कैसे इसको हमने डिराइव किया, हमने आरएनएस का इक्वेशन लिखा, फिर कहा कि T1 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 और T2 टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट K2 है। टेम्परेचर चेंज होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर एक बार हमने T1 टेम्परेचर पर लिखा आरएनएस का इक्वेशन, और दोबारा T2 टेम्परेचर पे आरएनएस का इक्वेशन लिखा, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने घटा दिया। यहाँ आ गया log m माइनस log n, तो log m बटे n कुछ कॉमन हो गया। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया। यह संबंध हो गया विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के मध्य संबंध हो गया। और T1 T2 का वैल्यू हमेशा केल्विन में रखिएगा। यह परम ताप होता है, ये सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और K1 K2 वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो पहला काम करिए आप इसको छाप लीजिए, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल को लगाया जाए। इसका न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लगा लिया जाए। यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा वह बोर्ड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा कि ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक की वृद्धि करने पे क्या कह रहा, टेम्परेचर का क्या कह रहा क्वेश्चन में कह रहा कि टेम्परेचर में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक की वृद्धि करने पर स्टार्टिंग में टेम्परेचर 293 केल्विन था और बाद में टेम्परेचर बढ़ाकर 313 केल्विन कर दिया गया। तो ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में वेग R1 रहा होगा और बाद में वेग R2 रहा होगा, तो बाद वाला जो वेग होगा वह स्टार्टिंग वाले का 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि ताप का मान 293 केल्विन से बढ़ाकर 313 केल्विन करने पर अभिक्रिया का दर 4 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया का दर क्यों बढ़ा? क्योंकि जब ताप हमने बढ़ाया होगा तो वेग स्थिरांक का मान 4 गुना बढ़ा होगा, और वेग स्थिरांक का मान 4 गुना बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया का दर भी 4 गुना बढ़ गया होगा। जब हमने टेम्परेचर का मान बढ़ाया होगा तो टेम्परेचर का मान बढ़ाने के कारण वेग स्थिरांक बढ़ा होगा, और वेग स्थिरांक बढ़ के 4 गुना हो गया, और इसी कारण अभिक्रिया का दर भी बढ़ के 4 गुना होगा। मैंने आपको बताया कि वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पे अभिक्रिया का दर बढ़ता है। अभिक्रिया का दर 4 गुना हो गया, क्योंकि वेग स्थिरांक का मान बढ़ के भी 4 गुना हो गया होगा।
तो इस क्वेश्चन में कहा कि सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए और यह मानते हुए कि टेम्परेचर चेंज होने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हुआ होगा। तो चले लगा लिया जाए। अभी हमने विभिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध निकाला था। log 10 बेस K2 अपान K1 इक्वल E अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। क्या संबंध निकाला था? log 10 बेस K2 अपान K1 इक्वल E अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2 निकाला था। log 10 बेस K2 के जगह पे 4K1 रखिए बटे K1 E अपान 2.303 R के जगह पे रखिएगा 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो सक्रियण ऊर्जा भी जूल में आएगा। T2 का मान 313, T1 का मान 293 बटे 293 गुणे 313। यहाँ से देखिए K1 से K1 कटा, 4 को हमने लिखा 2 पे घाते 2 ए अपान 2.303 इंटू 8.31 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 20 आ जाएगा। आगे देखिए इसको 4 को आपने लिखा 2 पे घाते 2 log m का पावर n होता है n log m और log 2 का मान आपको याद होना चाहिए। log 2 का मान 0.3010 ये अपान 2.303 इंटू 8.31 इंटू 20 अपान 293 अपान 313। log 2 का मान 0.3010 और पूरा सॉल्व करने पे एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा 52,800 जूल पर मोल और इसी को हम लोग कहेंगे 52.8 किलो जूल पर मोल। 10 पे घाते 3 को किलो कहते हैं। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये का मान आ जाएगा 52,800 जूल पर मोल और इसको लिखेंगे 52.8 गुणे 10 पे घाते 3 और 10 पे घाते 3 को किलो कहते हैं। तो 52.8 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ चुका। क्वेश्चन था टेम्परेचर का मान 293 केल्विन से बढ़ा के 313 केल्विन किया। अब क्रिया का दर 4 गुना हो गया क्योंकि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ के 4 गुना हुआ होगा और इसी कारण अब क्रिया का दर भी 4 गुना हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा, वेग स्थिरांक में हमने संबंध का यूज किया और सॉल्व करके निकाला तो एक्टिवेशन एनर्जी आया 52.8 किलो जूल पर मोल। तो इसको आप छाप लेंगे। तो विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के बीच संबंध जान लेने के बाद अब हम लोग का टॉपिक होगा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। अब हम लोग का टॉपिक होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। हिंदी में कहा जाए तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। और इसको बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, यह बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है
वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। समझा चाहे कि वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है? अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान kT है, अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान kT है और T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान kT प्लस 10 है, तो इन्हीं दोनों वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहेंगे। दोबारा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहला टेम्परेचर T है और दूसरा T प्लस 10 है, माने 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। हमने T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक निकाला, kT आया, T प्लस 10 पे निकाला तो kT प्लस 10 आया। इन दोनों टेम्परेचर के बीच में 10 डिग्री का अंतर है और 10 डिग्री के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं और इसका मान 2 से 3 के मध्य होता है। वेग स्थिरांक का जो मान होता है वह 2 से 3 के मध्य होता है। ज्यादातर यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य निकाला जाता है। तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं और इसका मान 2 से 3 के मध्य होता है। T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक kT है, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक kT प्लस 10 है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। इसका मान 2 से 3 के मध्य होता है। माने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर वेग स्थिरांक दुगना होगा या 3 गुना होगा या इसके बीच में होगा। तो चले पहले परिभाषा लिखा जाए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को दस डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। एक काम और करिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग करिएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर ब्रैकेट में लिखिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़्यादातर इसी टेम्परेचर पे निकाला जाता है और किसी क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर नहीं देगा वेग स्थिरांक के ताप गुणांक में तो पहला टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाएगा और दूसरा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर ब्रैकेट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। इसका मान 2 से 3 के मध्य होता है। इसका मान
2 से 3 के मध्य होता है। तो अगर टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी कांस्टेंट kT है और T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेलोसिटी कांस्टेंट kT + 10 है। T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी कांस्टेंट kT है और T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर kT + 10 है, तो इन्हीं दोनों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहेंगे और इसका मान 2 से 3 के मध्य होता है। तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक माने अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया जाए या 10 डिग्री घटाया जाए तो 10 डिग्री के अंतर पर वेग स्थिरांक के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहेंगे और इसका मान 2 और 3 के मध्य होगा। इसको आप छाप लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा कि वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है। वेग स्थिरांक के ताप गुणांक पे आप क्वेश्चन लगा लिया चाहे तो वेग स्थिरांक के ताप गुणांक का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 3 है। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 3 कहने का अर्थ है कि 10 डिग्री के अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात 3 होगा। कारा किसी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 3 है तो अपक्रिया के सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या कहा क्वेश्चन में कि किसी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 3 है तो अपक्रिया के सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 3 माने 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों का मान 3 होगा और वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कौन कौन सा होगा। अगर वह टेम्परेचर ना दे तो उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, बाकी बोर्ड में वेग स्थिरांक का कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता, केवल परिभाषा बोर्ड में हम लोग को जानना होता है। तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 3 है, माने 10 डिग्री के अनुपात पे वेग स्थिरांक का अनुपात 3 होगा और वह 10 डिग्री अंतर वाला टेम्परेचर कौन सा होगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सक्रियण ऊर्जा पूछा है तो दोनों को केल्विन में चेंज कर लिया जाए तो यह 298 केल्विन और यह हो गया 308 केल्विन। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांक का अनुपात 3 दिया। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा। क्वेश्चन में क्या कहा कि किसी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 3 है, माने 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांक का अनुपात 3 है और वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर कौन कौन सा टेम्परेचर होगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आगे क्वेश्चन में सक्रियण ऊर्जा पूछा है तो सॉल्व कर लिया जाए। विभिन्न ताप पर मैंने वेग स्थिरांक में संबंध बताया है, उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो log K2/K1, log K2/K1 का मान क्वेश्चन में 3 दिया, E/2.303, R का मान 8.31 जूल पर मोल केल्विन, T2 का मान क्वेश्चन में 308 केल्विन, T1 का मान 298 केल्विन अपान T1 इंटू T2 माने 298 गुणे 308। इसको सॉल्व करके एक्टिवेशन एनर्जी का आप मान निकालिएगा, वह जूल में आएगा। जूल पर मोल
इसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा और इसको आप कमेंट करेंगे, फिर कमेंट के जरिए मैं इसका आंसर बताऊंगा, उसको आप मैच करा लीजिएगा। तो आज हमने देखा अलग अलग टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक के मध्य संबंध देखा और वेग स्थिरांक का हमने ताप गुणांक जाना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट को पूरा कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट या व्हाट्सएप के जरिए आप बताएंगे, अगले लेक्चर में मैं उसको क्लियर कर दूंगा।